हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 है। F1 में 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है तथा F2 में 5% नाइट्रोजन है तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपए प्रति केजी और F2 की कीमत 5 रुपए प्रति केजी दे रखी है, प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके और न्यूनतम लागत भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या मुख्य अवधारणा, इसको सही करेंगे कि ये जो सवाल दिया गया है ये अपने को रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है और रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं। उन व्यवरोधों से हमें संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है और संगत हल क्षेत्रों में कोणीय बिंदुओं को निकालना होता है। तो कोणीय बिंदु का जो मान है उसके बाद हम लोग रखते हैं उद्देश्य फलन में। तो जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होता है उसे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहते हैं और जिस कोणीय बिंदु पर हम उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे कोणीय बिंदु का उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहते हैं। उद्देश्य फलन का कैसे पता लगेगा वो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अधिकतम या न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम का शब्द पहले से दिया होगा। तो यहाँ पे देखो न्यूनतम मान दिया गया है तो हमें क्या करना है, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहेंगे, उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, न्यूनतमीकरण हमें व्यवरोधों का निर्माण करना पड़ेगा। पहली चीज हमें बोला गया है दो प्रकार के उर्वरकों के बारे में। तो देखो मैं ये मान के चलता हूं कि माना उर्वरक उर्वरक F1 के x kg व उर्वरक F2 के y kg लेने पर। अब उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ पे पहली चीज x kg और y kg लिए हैं तो ये कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकते, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये दो अपने पास व्यवरोध मिल गए। उसके बाद देखो हमें बोला गया है कि F1 की कीमत 6 रुपए प्रति केजी है और F2 की कीमत 5 रुपए प्रति केजी है। तो यहाँ पे देखो लागत फलन क्या मिल गया मेरे को, लागत फलन ये मिल गया। देखो ये 6 तो गुणा हो जाएगा x से, 6x प्लस 5y, ये अपने को लागत फलन मिल गया जिसको जेड कहेंगे, यही अपना उद्देश्य फलन है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल दोनों के लिए व्यवरोधों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले मैं नाइट्रोजन के लिए निर्माण कर लेता हूँ। नाइट्रोजन ये कितना बनेगा, बोला गया है कि F1 तथा F2 में 5% नाइट्रोजन, इसमें यहाँ पे बोला गया है F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। और कुल अपने को बोला गया है कि नाइट्रोजन तो 14 केजी ली गई है और फास्फोरिक अम्ल भी 14 केजी लिया गया है। तो नाइट्रोजन के लिए हम देख रहे हैं, अब देखो F1 में 10% लिया गया है, इसका मतलब x को गुणा करेंगे 10% से तो 10/100 बन जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे देखो F2 में कितना लिया गया है, 5% नाइट्रोजन, तो इसको कहेंगे y गुणा में 5/100 से गुणा कर। अब देखिए ये अपने पास बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, हमें बोला गया है पहले ही सवाल में कि अधिकतम 14 केजी सॉरी कम से कम 14 केजी नाइट्रोजन का उपयोग करना है। तो क्योंकि लागत अपने को दे रखी है ना, तो हमें हमेशा ही जो है यहाँ पे बड़ा या बराबर लेना है, ये 14 केजी के बराबर। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे तो ये कुल कितना बन जाएगा, देखो पूरे में अगर मैं यहाँ से इस तरह से बोल दूं कि ये अपने पास x/10 प्लस y/20 बन जाएगा और ये बड़ा या बराबर हो जाएगा 14 के। अब इस पूरे को मैं 20 से गुणा कर देता हूँ तो ये क्या किसके बराबर बनेगा, देखो इस तरीके से 20 से गुणा करेंगे 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर होगा, इस तरह 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर होगा, ये 14 भी तो 20 से गुणा होगा, 14 दूनी 28, तो 280 बड़ा 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर हो जाएगा 280 के। और इसी तरह फास्फोरिक एसिड के लिए भी देख लेते हैं, इसमें 6% बोला गया है, इसमें 10% बोला गया है और अधिकतम इसमें भी सॉरी कम से कम इसमें भी 14 केजी है। तो कहेंगे इसको 6x, पहले तो लिखेंगे फास्फोरिक फास्फोरिक अम्ल के लिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल के लिए ये बराबर हो जाएगा 6x 6/100, क्योंकि 6% है और बाद में 10% है, तो 10/100 गुणा में y, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा 14 केजी के। अब उसके बाद में देखिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे को मैं 100 से गुणा कर लेता हूँ, पूरे को 100 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 10y ये अपने पास बड़ा या बराबर हो जाएगा 1400 के। और इसमें अब देखो 2 का भाग जा रहा है तो बन जाएगा 3x प्लस 5y बड़ा या बराबर हो जाएगा 700 के। दोनों असमिका को उठा के लाते हैं,
तो ये देखो दो असमीका दे रखी है, तो असमीकाओं से पहले समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा और समीकरण से मेरे को एक रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो देखो समीकरण क्या मिली मेरे को, ये समीकरण अपने को मिल जाएगी 2x प्लस वाई बराबर में 280। समीकरण से रेखा दो बिंदु हम लोग निकालेंगे, रेखा का निर्माण करना है तो x बराबर 0 करेंगे तो y का मान 280 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह y बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 140 के बराबर। तो यहाँ से तो बिंदु मिल गया 0,280 के बराबर और यहाँ से बिंदु मिल गया 140,0 के बराबर। इसी तरह इसको भी समीकरण रूप में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y बराबर में 700 के बराबर। इससे दो बिंदु निर्धारित करेंगे, x बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना मिल गया, देखो 700 में 5 का भाग देना है तो देखो 7000, इसको दुगना कर देंगे मतलब 1400 में 10 का भाग देना है तो 140 के बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह y बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 700 बटा 3 के बराबर मिलेगा और ये 700 बटा 3 लगभग किसके बराबर होता है, देखो 3 दूनी 6 और एक बच गया, एक अब 10 बनाएगा, 10 में 3 बार जाएगा, फिर एक बच गया, फिर 3 बार जाएगा और इस तरह ये चलता जाएगा। इस तरह अपने पास ये कौन सा बिंदु हो गया, ये अपने पास बिंदु हो जाएगा 0,140 के बराबर और ये बिंदु हो जाएगा 700 बटा में 3 गुणा में 0 के बराबर। अब इनसे हम लोग असमीका का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे छोटा बिंदु कौन सा हो गया इसमें, देख सकते हो 0,140, ये सबसे छोटा बिंदु मेरे को लग रहा है और ये x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे कार्तीय तल बना लेते हैं जहाँ पे अपने को धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष, ये अपने पास धनात्मक x अक्ष लेनी पड़ेगी और धनात्मक y अक्ष लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये व्यवरोध लिया है इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास जो संगत हल चित्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर आने वाला है। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए मैंने धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष ले ली है, ये y अक्ष हो गई और ये x अक्ष हो गई। अब इसमें देखो बिंदु निर्धारित कर देते हैं। मान लो कि ये वाला जो बिंदु है वो 0,140 का बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं ए बिंदु। और इसी तरह ये जो बिंदु है ये 140,0 का बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं बी बिंदु। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो 140 से बड़ा कौन है, ये 233, क्योंकि 233 से बड़ा 280 है और ये 233 का एक्स अक्ष पे है 700 बटा में 3। यहाँ पे मान लो ये मिल गया मेरे को 700 बटा में 3 0 के बराबर, इसको सी बिंदु बोल देते हैं। इसी तरह 0,280 ये मिलेगा वाई एक्स पे, तो 0,280 700 बटा 3 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे मान लो मेरे को मिल गया 0,280 के बराबर ये वाला बिंदु, इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब करते हैं रेखाओं का निर्माण। तो रेखाओं में देखो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0,280 को मिलाना पड़ेगा 140,0 से। तो ये रेखा जो है इस तरह से बनने वाली है, ठीक है। और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। इस रेखा का जो समीकरण है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। रेखा का समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 280, 2x प्लस वाई बराबर में 280 के बराबर। इसी तरह इस रेखा को भी लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0,140 को 700 बटा 3 से मिलाएंगे तो ये दूसरी रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और इस रेखा का समीकरण भी हम लोग लिख देते हैं। रेखा का समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर में 700। ये बन जाएगा 3x प्लस 5y बराबर में 700। अब देखो असमीकाओं का हल चित्र निकालेंगे। तो असमीकाओं का हल चित्र पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 280 के, ये है। इसमें मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल चित्र बन जाएगा, इस तरफ वाला भाग। इसी तरह दूसरी वाली में भी रखेंगे असमीका में 3x प्लस 5y बड़ा या बराबर है 700 के, इसमें भी मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो इसका भी हल चित्र दूसरी तरफ वाला भाग आ जाएगा। तो इन सबका जो है उभयनिष्ठ हल चित्र की मैं बात करूंगा। तो ये देखो y अक्ष के तो दाईं तरफ रहेगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है, और इस रेखा के ऊपर की तरफ रहेगा मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग, और इस रेखा के भी ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग लेना है। और इसी तरह हमारे पास x अक्ष के ऊपर की तरफ आना है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में लेना है। जो रेखा है इसको स्पर्श कर रही है वो रेखा भी इसके हल चित्र में शामिल होने वाली है क्योंकि असमीका के जो चिन्ह के साथ जो बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, ठीक है। ये अपने पास आ गया संगत हल चित्र। अब देखिए संगत हल चित्र जो मेरे को मिला है वो अपरिबद्ध चित्र है। अपरिबद्ध चित्र में हम लोग कोणीय बिंदु पर मान तो निकाल लेंगे लेकिन उसको चेक भी करना पड़ेगा कि वो वास्तव में न्यूनतम या वास्तव में अधिकतम मान है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कोणीय बिंदु के मान निकाल लेते हैं। ये अपने पास बिंदु है, दो तो हमें पता है, ये हमको निकालना बाकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को यहाँ पे उठा के लाएंगे 3x प्लस 5y बराबर में 700, और इसी तरह इसको भी मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 5y, और ये कितना बन जाएगा, 28 को 5 से गुणा करते हैं तो ये 1400 के बराबर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो घटाएंगे तो ऋणात्मक 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 ये कट जाएगा और माइनस का 7x बच जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं तो माइनस का 700 बच जाएगा।
x का मान निकालेंगे तो x का मान 100 के बराबर मिलेगा, x का मान आ गया तो y का मान भी आ जाएगा। कैसे? इसमें रखेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 200 प्लस y बराबर में 280, तो x का y का मान कितना मिलेगा, 280 माइनस में 280 के बराबर मिल जाएगा। तो ये ई बिंदु इसको मैं बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक मेरे को मिल गए 100,80 के बराबर, 100,80 के बराबर। इन देखो कोणीय बिंदुओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं, पहला कोणीय बिंदु यहाँ पे C, दूसरा D और तीसरा E। तो C के निर्देशांक कितने हैं, C के निर्देशांक है 700 बटा में 3, 0 के बराबर। फिर अपने पास D आ जाएगा, D के निर्देशांक है 0,280 के बराबर, इसको भी लिखेंगे 0,280 के बराबर। फिर अपने पास E है, इसके निर्देशांक है कितने, 100,80 के बराबर, इसको भी लिखेंगे 100,80 के बराबर। अब देखो उद्देश्य फलन देख लेते हैं। उद्देश्य फलन क्या बनाया था हमने यहाँ पे, z बराबर में, z बराबर में 6x प्लस 5y, ये हमने उद्देश्य फलन बनाया था, इसको रखते हैं 6x प्लस 5y। अब उद्देश्य फलन पे मान निकाल लेते हैं हर एक कोणीय बिंदु का। तो z बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 700 बटा 3 करेंगे, 6 गुना में 700 बटा 3, मतलब कि 700 गुना में 2 हो जाएगा 1400 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और z का मान यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 5 गुना में 280, तो ये भी अपने को मिल जाएगा कितना, 1400 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं ये कितना बनेगा, 6 गुना में 100 प्लस 5 गुना में 80 के बराबर। तो z बराबर कितना मिल जाएगा, 600 प्लस यहाँ पे 8 पंजे 40, 400, कुल मिला के 1000 के बराबर मिल गया। अब आप देख सकते हो इन सब में जो न्यूनतम मान है ना वो 1000 के बराबर है, और कौन से कोणीय बिंदु पर मिल रहा है, 100,80 पर मिल रहा है। लेकिन हमने कहा था कि अपरिबद्ध क्षेत्र है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये न्यूनतम मान है, इसके लिए हमें असमीका का निर्माण करना पड़ेगा, वो हम उद्देश्य फलन से कर लेते हैं। न्यूनतम मान है इसलिए हम कहेंगे 6x प्लस 5y छोटा है 1000 के, मतलब कि हम चेक करेंगे कि इससे छोटा भी कोई मान हो सकता है क्या। तो इसके लिए हमें इसका हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा, हल क्षेत्र के लिए इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। 6x प्लस 5y बराबर में 1000 हो जाएगा। तो इस पर एक बिंदु तो अपने को सीधा सा मिल गया, कौन सा, 100,80, तो कहेंगे एक बिंदु तो अपने को कहेंगे 100,80 मिल गया। एक बिंदु x अक्ष पे निकाल लेंगे, x अक्ष पे x बराबर सॉरी y बराबर 0 रखेंगे। तो पहले y बराबर 0 किया तो x का मान कितना मिल गया, x बराबर में 1000 बटा में 6, मतलब 500 बटा में 3 मिल गया, 500 बटा में 3। इसको आगे हल करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा, देखो 16×3 = 48, तो यहाँ पे 166.67 बन जाता है। ठीक है, तो एक बिंदु कौन सा मिल गया, यहाँ से कैसे कहेंगे 500 बटा में 3, 0 के बराबर मिल गया। इसी तरह जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा, 1000 बटा में 5, 1000 बटा में 5 200 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु मिल गया 0,200 के बराबर। ठीक है जी, अब इस तरह एक रेखा का निर्माण करेंगे। देखो पहला बिंदु 100,80, मतलब इस बिंदु से गुजरती हुई रेखा जाएगी। उसके बाद देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे बोलेंगे क्या, अगला बिंदु 0,200, ये अपने पास y अक्ष पे होने वाला है। तो 0,200 इन दोनों के मध्य में कुछ ले लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग कहेंगे अगला बिंदु कौन सा है, 166.67। तो 166.67 ये कितना है अपने पास, 700 बटा 3, ये अपने पास 233 के बराबर है, और ये 140 के बराबर है। तो बिल्कुल इसके पास में होने वाला है 166। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, इससे गुजरता हुआ बिंदु जाएगा। और ये हमने बीच बीच में काट के रेखा इसलिए बनाई क्योंकि इसका हल क्षेत्र जब भी बनाएंगे ना उसमें ये रेखा शामिल नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु इसको रखेंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाता है। मूल बिंदु संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखो कि ये रेखा उसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होने वाली है, तो इस तरफ वाला भाग जो है इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ रेखा इसमें शामिल नहीं होगी। अब देखिए एक बिंदु जो है अपने पास ये 100,80 वाला बिंदु, ये हम देख सकते हैं कि दोनों ही हल क्षेत्र में है, लेकिन हम लोग केवल देख के बता सकते हैं कि दोनों के हल क्षेत्र में है। लेकिन इस तरह से समझो ये रेखा जो है असमीका के हल क्षेत्र में नहीं है, संगत हल क्षेत्र में तो है ये, लेकिन हम लोग कहेंगे कि ये बिंदु जो है असमीका के हल क्षेत्र में नहीं है, संगत हल क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये रेखा इस असमीका के हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब देखो मैं बोलूंगा कि जो संगत हल क्षेत्र है और असमीका का हल क्षेत्र है, इन दोनों में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो हम लोग कहेंगे जो हमारा न्यूनतम मान प्राप्त हुआ था वही वास्तव में न्यूनतम मान है। अगर एक भी बिंदु उभयनिष्ठ मिल जाता ना तो हम लोग कह देते कि इससे छोटा भी कोई मान हमारे पास मिल सकता है। ठीक है, ये असमीका जो हमने मानी है ये गलत मानी है, क्योंकि ये इसलिए मानी थी कि इससे छोटा भी कोई मान मिल सकता है क्या, तो मानना अपना गलत हो गया। छोटा मान है वो कौन सा है, 1000। और ये 1000 का मतलब क्या कहेंगे, देखो पहली चीज हमें क्या बोलना है
कि उर्वरक, इसमें बोलेंगे हम लोग उर्वरक F1 के 100 मात्रक या फिर 100 केजी व उर्वरक F2 के 80 केजी लेने पर 80 केजी लेने पर न्यूनतम लागत 1000 रुपए होगी। और देखो न्यूनतम लागत बतानी थी और कितने केजी हमने लिए हैं वो बताना था। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।